ये बात है 1857 के आसपास की। भारत में ब्रिटिश हुकूमत का कहर था और हर जगह बगावत की चिंगारी सुलग रही थी। उसी दौर में उत्तर भारत के एक छोटे लेकिन बेहद रहस्यमय इलाके जामगढ़ में एक पुराना किला था, बीरगढ़ किला। लोग कहते थे कि इस किले में कभी एक रानी रहती थी, रानी चारुमती, जो बेहद सुंदर, विदुषी और रहस्यमयी थी। चारुमती की सुंदरता पर न केवल उसके राज्य के राजा मोहित थे, बल्कि ब्रिटिश अधिकारी भी उसके चर्चे सुन चुके थे। लेकिन अचानक एक दिन रानी ने किले के अंदर रहस्यमयी तरीके से आत्महत्या कर ली। लोग कहते हैं कि वो आत्महत्या नहीं थी, कुछ हुआ था उस रात, कुछ ऐसा जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं किया गया, कुछ ऐसा जिसे अंग्रेजों ने जानबूझकर छुपा दिया। 100 साल बाद 1971 में एक पुरातत्व विभाग की टीम को सरकार की ओर से आदेश मिला कि बीरगढ़ किला को दोबारा खोलकर उसकी खुदाई और दस्तावेजीकरण किया जाए। उस टीम का नेतृत्व कर रहे थे प्रोफेसर अरविंद अवस्थी, इतिहास के जाने माने जानकार, और उनके साथ थे उनके 4 विद्यार्थी। नीलम 23, इतिहास की छात्रा, बेहद जिज्ञासु। अमित 24, कैमरा ऑपरेटर और प्रोफेसर का सहायक। राशिद 25, नक्शानवीस और किले के डिजाइन का एक्सपर्ट। संध्या 22, मनोविज्ञान की छात्रा, लेकिन पराशक्तियों में भी रुचि रखती थी। जैसे ही उनकी जीप जामगढ़ के वीरान रास्तों से होकर उस टूटे हुए बीरगढ़ किले तक पहुंची, शाम हो चुकी थी। किला देखने में तो खंडहर जैसा था, लेकिन उसमें अब भी कोई अदृश्य ताकत छिपी हुई लगती थी। हवा में अजीब ठंडक थी, जैसे किले की दीवारें अब भी कोई राज छुपाए बैठी हों। जैसे ही उन्होंने किले का पहला दरवाजा खोला, दरवाजा क्र की आवाज के साथ धीरे धीरे खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उनकी हड्डियों तक उतर गया। भीतर घना अंधेरा था। अंदर घुसते ही संध्या ने महसूस किया कि कोई अदृश्य आंखें उन्हें घूर रही है। अमित ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। राशिद ने दीवारों पर उभरे पुराने चिन्हों को नोट करना शुरू किया। नीलम एक कमरे की ओर बढ़ी, जहां दीवार पर एक बहुत पुरानी और धुंधली पेंटिंग थी, एक रानी की जो लाल जोड़े में थी और उसकी आंखें सीधी देखने वाले की आत्मा तक उतर जाती थी। ये रानी चारुमती है, प्रोफेसर ने कहा। लेकिन सर, इसकी आंखें ये अजीब लग रही है, नीलम ने धीमी आवाज में कहा। अचानक एक खिड़की अपने आप बंद हो गई। धड़ाम। आवाज इतनी तेज थी कि सब चौंक उठे। प्रोफेसर ने सबको दिलासा दिया, पुराने महलों में ऐसा होता रहता है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन उसी रात टीम ने किले में ही एक कमरा साफ करके डेरा डाला। रात के 2:52 बजे संध्या की आंख खुली। उसने देखा कि नीलम बिस्तर पर नहीं थी। टॉर्च उठाकर वो बाहर निकली और देखा, नीलम उसी कमरे में थी जहां रानी की तस्वीर थी। लेकिन वो अकेली नहीं थी, वो किसी से बात कर रही थी। कोई नहीं था सामने, लेकिन वो कह रही थी, मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं बस जानना चाहती थी कि आप कौन हैं। संध्या चीख पड़ी, नीलम। नीलम एक झटके में बेहोश हो गई। बाकी सब दौड़ते हुए आए। उसे उठाकर कमरे में लाया गया, लेकिन होश में आने के बाद नीलम कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में डर समाया हुआ था और होंठ कांप रहे थे। प्रोफेसर ने तय किया कि सुबह होते ही सब वापस चलेंगे। लेकिन सुबह जीप स्टार्ट नहीं हुई। किले के चारों ओर कोहरा था, इतना घना कि सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक अमित की चीख सुनाई दी। वो कैमरा लेकर भागता हुआ आया। सर, कैमरे में कुछ कैद हुआ है, देखिए। कैमरे में रात की वो रिकॉर्डिंग थी, जहां नीलम रानी की पेंटिंग के सामने थी, और पेंटिंग में रानी की आंखें अचानक झपकती है और पीछे खड़ी होती है एक साया, जो धीरे धीरे नीलम की तरफ बढ़ रहा था। अब बहुत हो गया, प्रोफेसर चिल्लाए। हम आज ही यहां से निकल रहे हैं, ये कोई आम जगह नहीं।
अगली सुबह चारों तरफ कोहरा और सन्नाटा पसरा था। जीप अब भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। राशिद इंजन खोलकर देख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसमें क्या खराबी है। उसी वक्त प्रोफेसर अवस्थी ने फैसला किया कि जब तक जीप ठीक नहीं होती, सब लोग किले के पास वाले एक छोटे भवन, पुरानी लाइब्रेरी में जाएंगे, जहां शायद कोई ऐतिहासिक दस्तावेज मिल सके जो इस किले के इतिहास से जुड़ी हो। रहस्य से भरी पुरानी लाइब्रेरी जो किले से कुछ मीटर की दूरी पर थी, कब की बंद पड़ी थी। जालों से भरी हुई, फटी हुई किताबें और टूटे फर्नीचर के बीच उन्होंने एक पुरानी लोहे की अलमारी खोली। उसमें बंधे हुए कुछ दस्तावेज और डायरी के टुकड़े मिले। उन पर लिखा था 1857 मार्च 14। रानी चारुमती ने आज फिर से आत्मा से बात की। वो कहती है कि अंग्रेजों ने कुछ छुपाया है इस किले के नीचे, एक तहखाना जहां कई औरतें बंद की गई थी। रानी को सच्चाई पता चल गई थी। 1857 मार्च 28 रानी ने दरबार में विरोध जताया। अगले दिन उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन उनका शव कभी नहीं मिला, बस लहू था और दीवार पर लिखा एक शब्द, वापसी। ये पढ़ते ही संध्या कांप गई। इसका मतलब रानी की आत्मा अब भी यहां है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। और शायद वो कुछ कहना चाहती है। रात में फिर से डरावना हमला। रात को सब वापस उसी कमरे में आ गए जहां कल रात नीलम बेहोश हुई थी। इस बार सब साथ थे, लेकिन डरे हुए और सतर्क। संध्या ने सुझाव दिया, क्यों ना हम उस तहखाने को ढूंढे, शायद वही रानी की सच्चाई छुपी है। प्रोफेसर ने कहा, नहीं, ये इतिहास की खोज नहीं, अब आत्माओं का जाल बन चुका है, हमें निकलना होगा। लेकिन उसी पल दीवार पर टंगी पेंटिंग से खून टपकने लगा और सामने की दीवार पर लाल रंग में लिखा था, जो आया है वो जाएगा नहीं, तहखाने की तलाश और पहला बलिदान। अमित, जो हमेशा कैमरे के पीछे शांत रहता था, अब घबरा गया। उसने कैमरा छोड़कर कहा, मैं यहां नहीं रह सकता, मैं बाहर जा रहा हूं। वो भागता हुआ मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक जोरदार चीख, आ और सब कुछ शांत। बाकी तीनों दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। बाहर कोई नहीं था। अमित गायब था। बस उसके कैमरे की पट्टी दरवाजे पर लटकी थी और फर्श पर खून की बूंदें। हम बहुत गहराई तक आ चुके हैं, प्रोफेसर ने कांपती आवाज में कहा। अब वो सब वापस मुड़ना भी चाहते तो नहीं मुड़ सकते थे। नीचे का तहखाना, वो सच्चाई जिसे अंग्रेजों ने दबाया था। आखिरकार राशिद ने पुराने नक्शों में एक गुप्त सीढ़ी का जिक्र पाया, जो किले के दक्षिणी भाग से एक तहखाने तक जाती थी। तीनों, प्रोफेसर, राशिद और संध्या, हाथों में टॉर्च लेकर वहां पहुंचे। जैसे ही सीढ़ियां नीचे उतरने लगी, ठंडी हवा और सीलन की बदबू फैल गई। नीचे एक पत्थर का भारी दरवाजा था और उस पर खुदा हुआ था, इंसानी लोभ से बनी कब्रगाह, यहां सच मर चुका है। उन्होंने दरवाजा खोला और जो देखा वो उनके होश उड़ा देने वाला था। अंदर एक लंबा अंधेरा कमरा था, जहां दीवारों से जंजीरों में बंधे कंकाल लटक रहे थे। एक और एक बड़ा शीशा था और उसके सामने एक पत्थर की मूर्ति, रानी चारुमती की। संध्या आगे बढ़ी। ये वही जगह है जहां रानी ने अंग्रेजों को रोका था। शायद यही उसकी आत्मा भी बंद है। उसी पल कमरे की लाइट खुद ब खुद जल गई और वो मूर्ति हिलने लगी। चारुमती की आत्मा का सामना। अचानक मूर्ति की आंखें चमक उठीं और रानी चारुमती की आत्मा सामने प्रकट हुई। लाल आंखें, लहराते बाल, काले घने बादलों जैसी छाया। उसने कहा, तुम यहां क्यों आओ? क्या तुम भी मेरे साथ बंध जाओगे? संध्या डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसने साहस करके पूछा, आपको किसने मारा? हम आपकी मदद करना चाहते हैं। रानी की आत्मा कांपते हुए स्वर में बोली, मेरी मौत अंग्रेजों ने नहीं, मेरे ही अपनों ने की थी।
मेरे विश्वासघातियों ने मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया और मेरी आत्मा अब तक यहाँ कैद है। अचानक मूर्ति फटने लगी और आत्मा संध्या की ओर बढ़ने लगी। प्रोफेसर ने जेब से निकाली रुद्राक्ष माला और मंत्र पढ़ने लगा। आत्मा चीखी, नहीं, ये सब मेरी पीड़ा का अंत नहीं कर सकते। हर साल एक नया शिकार आएगा जब तक कोई मेरे सच को सबके सामने ना लाए। आत्मा और भी भयानक हो गई और राशिद को अपनी ओर खींच लिया। वो चीख रहा था, सर बचाइए, लेकिन प्रोफेसर ने संध्या का हाथ पकड़ा और खींचते हुए बाहर भागा। हमें निकलना होगा। पीछे से आत्मा की आवाज गूंज रही थी, जो आया है वो मरेगा जब तक सच जिंदा ना हो। किसी तरह वो दोनों बाहर की सीढ़ियां चढ़े, दरवाजा जोर से खोला और बाहर झपटे। और तभी जीप अपने आप स्टार्ट हो गई। संध्या और प्रोफेसर अवस्थी जीप में बैठते हैं। इंजन अपने आप स्टार्ट हो चुका था, लेकिन जीप का रेडियो अचानक ऑन हो जाता है। उसमें वही पुराना गाना बजने लगता है जो रानी के जमाने में गाया जाता था, मोरे सैन्या बदरे आयो। संध्या कांप उठती है, सर, हमें यहां से निकलना चाहिए अभी। जीप जैसे ही मुख्य द्वार से बाहर निकलती है, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और पीछे से हवाओं की तेज सनसनाहट सुनाई देती है। संध्या रोते हुए, राशिद नहीं बच पाया, अमित भी नहीं, ये श्राप अब भी जिंदा है। प्रोफेसर चुप रहते हैं, उनके चेहरे पर गहरी चिंता है। दिल्ली पहुंचकर प्रोफेसर और संध्या ने वो सारे दस्तावेज, तस्वीरें और कैमरा फुटेज सरकार को सौंपे। प्रोफेसर ने मीडिया में बयान दिया, रानी चारुमती की आत्मा आज भी उस किले में कैद है। उसका बलिदान इतिहास से मिटा दिया गया। हम उसका नाम इतिहास में लौटाएंगे। मीडिया में हड़कंप मच गया। कुछ ने इसे साजिश कहा, कुछ ने पागलपन, परंतु एक बड़ा जनसमूह प्रोफेसर की बातों से प्रभावित हुआ। लोग मांग करने लगे कि उस किले की सच्चाई सबके सामने लाई जाए। सरकार ने आखिरकार वहां खुदाई करवाई। जमीन के नीचे से एक चबूतरे में बंद दीवार मिली और उस दीवार के भीतर एक कंकाल, जिसके सिर पर सोने का मुकुट था और पास ही एक तख्ती, चारुमती, झांसी की परछाई, जिसने सच्चाई के लिए जान दी। सारा देश स्तब्ध था। इतिहास को फिर से लिखा गया। उस रात संध्या अपने फ्लैट में सो रही थी। रात के 2:10 बजे कपड़े सूखने वाली बालकनी की तरफ से खड़खड़ाहट हुई। उसने उठकर देखा, बालकनी के दरवाजे पर एक साया खड़ा था। वही सफेद लिबास, लाल आंखें। संध्या, तुमने मेरा नाम जिंदा किया, अब मैं मुक्त हूं। लेकिन हर आत्मा इतनी भाग्यशाली नहीं होती। संध्या चीख उठती है, लेकिन फिर वो साया हवा में घुल जाता है। प्रोफेसर को हार्ट अटैक आता है। अस्पताल में भर्ती किया जाता है। मरने से पहले वो संध्या को एक डायरी देते हैं। ये मेरी आखिरी रिसर्च है और तुम्हारे लिए आखिरी सलाह। डायरी में लिखा होता है, सच्चाई को जिंदा रखना आसान नहीं, परंतु जब भी कोई औरत अत्याचार से मारी जाती है, एक आत्मा फिर से जन्म लेती है। अगला श्राप कहीं और होगा, शायद किसी और किले में। साल भर बाद राजस्थान में एक पुराना कॉलेज हॉस्टल अचानक बंद कर दिया गया। कहा गया, हर साल एक लड़की वहां गायब हो जाती थी और दीवार पर लिखा था, चारुमती अब तो मुक्त हुई, लेकिन क्या बाकी आत्माएं भी होंगी?